नमस्कार। जैसा कि पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था क्रिस्टल को और क्रिस्टलीय पदार्थों के बारे में, फिर मैंने आपको इकाई संरचना के आधार पर सारी चीज़ों के बारे में मैंने बताया था कि कैसे हम ठोसों का वर्गीकरण करते हैं। अब हम अगले टॉपिक पे चलेंगे आज के नेक्स्ट क्लास में, मतलब तीसरी क्लास में केमिस्ट्री की। आज हम बात करेंगे कि क्रिस्टल बनता कैसे है। क्रिस्टल का निर्माण, या फिर यूं कह सकते हैं कि क्रिस्टल जो है ठोसों में क्रिस्टल ठोसों में कैसे व्यवस्थित रहता है। सबसे पहली बात तो हम ये कर लेते हैं कि जो ठोस होता है, ठोस के लिए अगर आप किसी क्रिस्टल के बारे में बात करते हो तो किसी भी छोटे से छोटे कण, किसी भी कोई भी छोटा से छोटा कण हो जो रिजिड अवस्था में, जो ठोस अवस्था में हो, उस छोटे से छोटे कण को ही हम क्रिस्टल कहते हैं। ध्यान से, किसी भी पदार्थ के छोटे से छोटे कण को ही हम क्रिस्टल कहते हैं। और इन क्रिस्टलों के बार बार पुनरावृत्ति से ही, जब हम एक ही प्रकार के क्रिस्टल को बार बार एक दूसरे के पास लाते हैं, तो उस बार बार लाए गए क्रिस्टलों के द्वारा किसी बड़े क्रिस्टल का निर्माण होता है और उसी क्रिस्टल को ही हम ठोस कहते हैं। फिर से कहता है कि क्रिस्टल के बार बार पुनरावृत्ति से ठोस का निर्माण होता है। और थोड़ा सा यहाँ पे डाउट है, आपके दिमाग में ये चल रहा होगा साहब कि यदि कोई क्रिस्टल है, अगर कोई ठोस है और उस ठोस में छोटे छोटे क्रिस्टल हैं और उन ठोसों में छोटे छोटे क्रिस्टलों की बार बार पुनरावृत्ति से अगर किसी ठोस का निर्माण हो रहा है तो ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे संभव है? क्योंकि अगर ठोस का निर्माण हो रहा होगा तो ये ठीक दैनिक नेचर पर डिपेंड कर रहा है। कैसे नेचर पर डिपेंड कर रहा है, सोच के देखो कि अगर आप किसी काम को पूरा समय देते हो तो कार्य पूर्ण रूप से फिनिश होगा, व्यवस्थित रूप से फिनिश होगा। अगर उस पर कम समय देते हो तो इसका मतलब ये है कि वो काम अधूरा रहेगा और पूर्ण रूप से व्यवस्थित नहीं होगा। इन क्रिस्टलों की भी व्यवस्था वही होती है कि जैसे आप बचपन में गेम खेले होंगे मोबाइल में कि छोटे छोटे आते थे ऊपर से पॉइंट, और ये पॉइंट आकर के नीचे जम जाते थे और आप इसको बोलते थे कि चलो एक घर का निर्माण हो गया। ठीक वैसे ही, एकदम वैसे ही जब किसी ठोस का निर्माण होता है तो इन क्रिस्टलों के बार बार एक दूसरे के पास आने से किसी बड़े ठोस का निर्माण होता है। और इस ठोस में जितना ज्यादा समय लगेगा उतना ही ज्यादा मजबूत वह ठोस बनेगा, अर्थात उतना ही ज्यादा वह ठोस रिजिड हो जाएगा। तो आपने जाना कि जो क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल किसी भी पदार्थ के सबसे छोटे कण को, जिसे आप बचपन में अणु और परमाणु कहते थे, तो किसी भी पदार्थ का जो ठोस के रूप में है उसके सबसे सूक्ष्मतम कण को ही हम क्रिस्टल कहते हैं। और इन क्रिस्टलों के बार बार पुनरावृत्ति से ही किसी ठोस का निर्माण होता है। अब सवाल ये है कि अगर कोई ठोस का निर्माण हो रहा होगा तो आप सोच के देखो कि उसमें तो बहुत सारी चीजें होंगी। क्या क्या होगा भाई? तो कहता होगा उसका एक फलक होगा, फलक। फिर कहता है कि अगर उसका फलक होगा तो किसी न किसी रूप में क्रिस्टल होगा। आप सोच के देखो कि वो क्रिस्टल ऐसे भी हो सकता है, आप इसको बेंजीन मत बोलना क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड होगा, आपके दिमाग में नहीं चलना चाहिए। आप इसको साइकिल मत बोलना। मैं सिर्फ और सिर्फ सॉलिड की बात कर रहा हूँ, जिसके सेट के बारे में बात कर रहा हूँ। ये ऐसे भी हो सकता है, मैंने आपको पहले ही बोला कि जो भी टॉपिक होंगे आपको पूर्ण रूप से क्लियर होंगे ताकि आपको फिर जाकर के फिर किसी से पूछना ना पड़े और कोई किसी प्रकार का कोई डाउट दिमाग में ना रहे। क्योंकि अगर मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर मेरे पढ़ाने से अगर किसी के दिमाग में डाउट रहता है, इट मीन्स मेरे पढ़ाने से कोई फायदा नहीं, सीधे एक लाइन। इसलिए मैं सोचता हूँ कि जो भी टॉपिक क्लियर करूँ उसे पूर्ण रूप से कंप्लीट करूँ। ठीक, तो कहता है कि आप सोच के देखो कि अगर कोई क्रिस्टल है तो उस क्रिस्टल में बहुत सारी चीजें होंगी। क्या क्या होगा मेरे भाई? तो कहता है कि होगा फलक,
दूसरा करता है कि उसका होगा एक रूप। अच्छा भैया, अगर उसका रूप होगा तो वह रूप किसी न किसी कोने पर, जैसे मैंने बताया था आपको कि कोई ना कोई उसका कोर होगा। अच्छा सोच के देखो कि अगर कोई कोर होगा, अगर किसी स्ट्रक्चर में कोई कोर होगा कि इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे कोई ना कोई एंगल बन रहा होगा, कोई ना कोई कोण बन रहा होगा, और इस कोण को ही हम, इसे कोण कहते हैं, या इस कोण को ही हम फलकीय कोण भी कहते हैं, फलक के द्वारा निर्मित कोण। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक पे। अच्छा ये फलक क्या होता है? तो कहता है कि क्रिस्टलों के पूर्ण व्यवस्थित सतह को ही फलक कहते हैं। ध्यान से, फलक जो होता है क्रिस्टलों के जो पूर्ण व्यवस्थित जो सतह होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया है यहाँ पे कि यदि कोई क्रिस्टल है और इस क्रिस्टल का कोई शेप होगा, ध्यान से, अगर यह क्रिस्टल है और किस क्रिस्टल का कोई शेप होगा, इसका मतलब कि वो चारों ओर की आकृतियों से जुड़ा होगा। अरे भैया, अगर यह किसी आकृति से जुड़ा है, इसका मतलब यह है कि वो किसी न किसी फलक का निर्माण कर रहा है, और वह जब किसी फलक का निर्माण कर रहा है तो सोच के देखो कि छोटी छोटी चीजें ही मिलकर के तो बड़ा आकार पकड़ती हैं, जिससे आप अगले भाग में रूप बोलते हो। तो कहता है क्या कि रूप जो होता है इस क्रिस्टलों के व्यवस्थित होने के बाद जिस शेप का निर्माण होता है, जिस आकृति की निर्माण होती है, उसे ही हम रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? तो क्रिस्टलों के पूर्ण व्यवस्थित होने के बाद, क्रिस्टलों के पूर्ण व्यवस्थित होने के बाद जो व्यवस्था प्राप्त होती है उसे रूप कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे रूप कहते हैं। आप सोच रहे होगे साहब ये क्या बता रहे हो, फलक, रूप, कोण, व्हाट इज दिस? तो कहता है यही तो है जो एक सेल का निर्माण करेगा, और जब सेल का निर्माण होगा तो उन सेलों के बार बार पुनरावृत्ति से ही हम 7 प्रकार की आकृतियां बनाएंगे, जिसके कोण होंगे, जिसकी लाइन होंगी। तो इसलिए जानना जरूरी है, चाहे इसके लिए 2 मिनट लगे चाहे 200 मिनट लगे, इससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। मेरा काम है पूरा बताना, और मेरा काम बस यही है कि अगर आप छोटी सी छोटी बिंदुओं को जानोगे, छोटी सी छोटी चीजों को जानोगे, तो बड़ी चीजें अपने आप ही आसान हो जाती है। आप सोच के देखो कि अगर आप किसी सीढ़ी पे चढ़ते हो तो पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी, और पता लगता है पूरी सीढ़ी क्लियर करके आराम से पहुंच गए। तो ऐसा होना चाहिए। अब कोर क्या होता है? तो कहता है कि जब फलक का और रूप का निर्माण होता है तो रूप के द्वारा, उस रूप के द्वारा जहां पे जो क्रिस्टल जुड़े होते हैं, रूप के द्वारा जो क्रिस्टल के आकार जहां जुड़े होते हैं उन्हें कोर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं भाई? कोर कहते हैं। अब सोच के देखो कि अगर कोर का निर्माण हुआ है, इसका मतलब ये है कि उस कोर पर ही तो कोई कोण का निर्माण हुआ होगा। तो कहता है कि कोर के द्वारा ही कोण का निर्माण होता है, कोर के द्वारा ही कोण का निर्माण होता है। लेट्स सी, आइए देखते हैं कि ये सब क्या है, ये फर्जी है कि वास्तविक है, ये चेक करते हैं। तो कहता है कि हमने क्या किया कि एक क्रिस्टल को बनाया, जैसे पहले बनाया तो उसी को ले लेते हैं, ज्यादा इधर उधर नहीं होता। कहता है उसी को ले लेते हैं, इसको ले लीजिए आप। तो कहता है कि इसको ले लीजिए, फिर आप इससे ले लो। इस कोण को ही हम अंतराफलकीय कोण भी कहते हैं। अंतराफलकीय कोण भी कहते हैं। इसका मतलब यही होता है
इसका मतलब यही होता है कि फलकों के द्वारा कोण का निर्माण। ठीक, तो कहता है कि आप देखो ये पूरा जो शेप है, यह शेप किसके अंतर्गत आएगा? रूप के अंतर्गत आएगा। और ये वाली जो चीजें हैं, इन चीजों के बारे में बात कर रहा हूं मैं, ये वाली जो चीजें हैं इन्हें हम फलक कहेंगे। फिर से सुनो, कहता है कि ये क्या हो गया? फलक हो गया। ये पूरी आकृति क्या हो गई साहब? रूप हो गई। कहता है कि ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से जुड़े हैं। आप देखो इसे, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक दूसरे से ये पॉइंट जुड़े, क्यों लाया? जरूरत पड़ेगी, अभी बताऊंगा। चाहे आप इसको ले लो, ये देखो यहाँ पे जो कॉर्नर मिला हुआ है, एक दूसरे के साथ जब कॉर्नर मिला हुआ है तो यहाँ पे एक एंगल का निर्माण हो रहा है ना साहब? जैसा आप 90 डिग्री बोलोगे इसे, तो कहता है कि एक फलक हो गया, फलक के द्वारा एक शेप का, इस रूप का निर्माण हो गया, और इसी के द्वारा कोण का निर्माण हुआ है, क्योंकि जब दो फलक आपस में मिलते हैं तो कोण बनेगा, और कोण के द्वारा ही कोण का निर्माण होता है। तो ये क्या हो गया? कोण हो गया। फिर से रिवीजन करते हैं, फिर से ध्यान से वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 2 से अधिक बार मत देखिए। 2 से अधिक बार देखेंगे तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर एक बार समझ में नहीं आया तो समझिए कि दूसरी बार में, अगर दूसरी बार समझ में नहीं आया तो नहीं आएगा। इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि आप बहुत वीक हो, लेकिन घबराइए मत। उसके लिए पहला वीडियो देखिए, दूसरा वीडियो देखिए, तीसरा, क्योंकि पढ़ाई छूट गई होगी आपकी, मुझे पता है कि आप अगर पढ़ाई छूट जाती है तो फिर पढ़ाई को पकड़ने में कितनी तकलीफ होती है। तो उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस समय दे दो, 1 से 2 घंटे बस समय दे दो। केमिस्ट्री बहुत आसान है, सच बता रहा हूँ, बहुत आसान है। बस चीज़ों को जानना है, बहुत आसान है। अगर कोशिश करोगे तो बहुत आसान है, वैसे अगर कोशिश ना करो तो कुछ भी बहुत हार्ड है। ठीक, तो क्या हो गया? एक हो गया रूप, फिर हो गया फलक, फिर हो गया एंगल, अब कोण हो गया। ठीक, आप मान लो इसे अल्फा बोल दिए, बीटा भी बोल सकते हो, गामा भी, कॉक, ABCD कुछ भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, तो फलक हो गया, रूप हो गया, कोण हो गया, कोण हो गया। अब अगली कड़ी में चलते हैं हम। इसी के द्वारा जो निर्माण, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब लोग नोट कर लिए होंगे, और इसी कड़ी में हम लोग अगला बिंदु पे चलते हैं कि सेल क्या होता है, या इकाई संरचना क्या होती है, या ठोसों के लिए घन क्या होता है। ठीक, सेल क्या होती है, सेल की संरचना क्या होती है, ठोसों के लिए घन क्या होता है। इस बिंदु पे बात करते हैं हम। कहता है कि अभी मैंने आपको बताया कि जो क्रिस्टल होते हैं, तो क्रिस्टलों के द्वारा ही ठोस का निर्माण होता है। ठीक है, वैसे ही सेल की बार बार पुनरावृत्ति से, अब ये वाला आप मत समझ लेना, डेनियल सेल, गोल्वेनिक सेल, वोल्टियर सेल और ये बैटरी वाला, ये नहीं। सेल किसकी बात कर रहा हूं मैं? छोटी सी छोटी इकाई की। किसकी? छोटी से छोटी इकाई की, जैसे धूलकण होता है उसकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक, क्या कहता है कि सेल के बार बार पुनरावृत्ति से ही किसी क्रिस्टल का निर्माण होता है। फिर से, सेल के बार बार पुनरावृत्ति से ही किसी क्रिस्टल का निर्माण होता है, और क्रिस्टलों के बार बार पुनरावृत्ति से ही, क्रिस्टल की जब बार बार पुनरावृत्ति होगी तो ये क्रिस्टलों के बार बार पुनरावृत्ति से ही ठोस का निर्माण होता है। फिर से बोलता हूं मैं, सेल कहता है कि छोटे से छोटे इकाई को ही सेल कहते हैं। सेलों के बार बार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल का निर्माण होता है, और क्रिस्टलों के बार बार पुनरावृत्ति से ठोस का निर्माण होता है। इतनी बात समझ में आई? अब सवाल ये है कि अगर इस तरह से सेल का निर्माण होता, अगर इस तरह से ठोसों का निर्माण होता है, किसी भी चीज का निर्माण होता है साहब, तो कहता है कि इसकी वास्तविक संरचना कितनी होती होगी? क्यों होती तो होगी ना। आप सोच के देखो थोड़ा सा कि अगर हम किसी ठोस के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, किसी पदार्थ के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, किसी चीज के बारे में अध्ययन कर रहे होंगे, तो 100% है कि उसका एक निश्चित शेप होगा। अच्छा, एक नहीं होगा, मान लो कि शेप बदलने वाला, अगर वो शेप बदलना वाला हो तो 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 100 होगा, 1000 होगा, लेकिन होगा, गिनती होगी उसकी। ठीक, तो कहता ये है कि अगर हम सेल के बारे में बात करें मेरे भाई, अगर हम इकाई सेलों के बारे में बात करें, तो कहता है कि इकाई सेलों को या क्रिस्टलों को निम्न 7
रूपों में बांटा गया है। अब 7 बोला तो थोड़ा सा ध्यान से देखो बाबू भाई मित्र, कहता है कि जो ये 7 सेल कह रहा है, कहता है कि केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शन। केमिस्ट्री और इंग्लिश फुल ऑफ एक्सेप्शन। केमिस्ट्री बोलती है कि अभी साहब डाल्टन साहब आएंगे और बोलेंगे कि हम परमाणु को विभाजित नहीं करेंगे। अभी कोई आएगा बोलेगा नहीं परमाणु तो विभाजित है। अभी बोलेंगे हम साहब आएंगे कुछ और बोलेंगे, अबाऊ बोलेंगे कि नहीं तुमने गलत बोला, ये वाला फार्मूला सही है, ये वाली बात सही है। तो बस करना क्या होता है आपको कि जितना बोले उतना ही आंसर दीजिए, ज्यादा मत सोचिए। अगर इसने बोला कि क्रिस्टल की 7 कितनी प्रकार की संरचनाएं होती हैं, तो 7 प्रकार की होती हैं। लेकिन आगे चलेंगे तो हम इसको छोड़ करके फिर नेक्स्ट टॉपिक पे, जैसे ही इसके अगले टॉपिक पे चलेंगे, तो एक आते हैं ब्रेविस वैज्ञानिक। ब्रेविस, तो ब्रेविस ने बताया कि जो क्रिस्टलों की संरचना होती है वो 14 होती है। घबराना नहीं है, सुनिए क्या कहता है कि क्रिस्टलों की संरचना जो होती है 7 प्रकार की होती है साधारणतः, लेकिन ब्रेविस के अनुसार क्रिस्टलों की संरचना कितनी होती है? 14 होती है। तो अगर ब्रेविस बोले तो 14, अगर ना बोले तो 7, इसी से कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर ब्रेविस बोले कि by the law of Bravais how many types of crystals, then you answer that there is 14 types of crystals, and that he said कि how many types of unit cell, तो आप बोलोगे सिर्फ 7, ज्यादा नहीं सोचना। अगर क्रिस्टलों के बताए तो 7, अगर ब्रेविस के बारे में बताए तो 14। ठीक बाबू, आगे चलते हैं। कहता ये है कि जो संरचनाएं होती हैं, संरचनाएं जो होती हैं 7 प्रकार की होती हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जिक्र कर लेते हैं। एक होती है घनीय कक्षीय, जिसको आप बोलते हो 7 रूपों में। हाँ देखिए, एक होती है एकांताक्ष, दूसरी होती है एक होती है समलंबाक्ष, दूसरी होती है द्विसमलंबाक्ष, तीसरी होती है विसमलंबाक्ष, फिर होता है एकांताक्ष, फिर होता है त्रिंताक्ष, फिर होता है हेक्सागोनल षटकोणीय, और एक होती है एमॉर्फस। अब बस आज 2 या 3-4 टॉपिक के बारे में बात कर पाएंगे हम, क्योंकि थोड़ा मुझे काम है। तो चलिए हम एक एक करके इसके बारे में हम जिक्र करना शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ, तब तक आप नोट करिए। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम बात करते हैं समलंबाक्ष को। अच्छा, समलंबाक्ष को ही हम घनीय कहते हैं, ये बात याद रखिएगा कि समलंबाक्ष को ही हम क्या कहते हैं? घनीय एककशील। ये बात याद रखिएगा, घनीय एककशील, फिर द्विसमलंबाक्ष, विसमलंबाक्ष, एकांताक्ष, त्रिंताक्ष, षटकोणीय, एमॉर्फस, या फिर इसी को हम रोम्बोहेड्रल भी कहते हैं। इसका हिंदी इंग्लिश दोनों एक ही होता है, रोम्बोहेड्रल। एमॉर्फस क्यों बोला? क्योंकि उसकी संरचना ऐसी होती है, रोम्बोहेड्रल। ठीक, एक बात और ध्यान से कि इसकी संरचना पॉसिबल नहीं है, इस पर पॉसिबल नहीं है, हाथ से बनाना उसको पॉसिबल नहीं है।
वैसे पॉसिबल तो ये भी नहीं है, लेकिन फिर मैं कोशिश करूंगा। ठीक, समलंब क्या होती है? समलंब क्या होती है? जिसको आप घनीय बोलते हो, घनीय एकक से। ध्यान से, क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं इसको बस जानना है। और ये क्वेश्चन केवल यूपी बोर्ड नहीं आते, याद रखिएगा। ये यूपी बोर्ड में नहीं आए, मतलब यूपी बोर्ड में तो आते ही आते हैं, लेकिन बीटीई में भी पूछते हैं ये क्वेश्चंस। बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कंपटीशन में बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं। उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी से मतलब जब पेपर कराती है, जैसे आप यूपीटीयू बोलते हो, तो उसमें इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सच पूछो तो जो सॉलिड स्टेट है 2015 में जोड़ा गया था, और ये आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर था उस समय। सॉलिड स्टेट आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर था, लेकिन जैसे जैसे सरकार ने पैटर्न को अपने चेंज किया, और पैटर्न को चेंज करने के बाद सिलेबस को बदला, उस हिसाब से ही सब कार्य शुरू हुआ। तो करता है क्या, बात करते हैं घनीय एकक सेल का। क्वेश्चन कैसे पूछता है इसमें से पहले उसके जिक्र कर लेते हैं। पूछता है कि इसमें कोणों का क्रम या कितने डिग्री का एंगल बनता है। दूसरा इसमें से क्वेश्चन पूछता है इसके आकार के, इसके आध्य जो होते हैं, आध्य की लंबाई क्या होती है, आध्य की लंबाई क्या होती है। मैं क्यों क्वेश्चंस के बारे में जिक्र किया, इसको जानना जरूरी है, क्योंकि अगर मैंने डायरेक्ट अगर घनीय एकक सेल के बारे में बताऊं और जैसे ही वहां पे बोलूं आध्य, आपको प्रॉब्लम होगा, इसलिए मुझे ये बताना पड़ेगा। ठीक, टॉपिक अगला है, लेकिन क्योंकि मिला पहले है तो बताना पड़ेगा। ध्यान से, क्या कहता है इसके बारे में, क्या होता है आध्य, क्या होती है चीज है। तो हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक स्ट्रक्चर है, हमने क्या किया कि एक घन का निर्माण किया। ध्यान से, हमने इसका नाम दिया एक्स एक्सिस, इसका नाम दिया वाई एक्सिस, इसका नाम दिया जेड एक्सिस। आप बोलोगे कि साहब इसको जेड नहीं कर सकते, इसको कर दो, क्या प्रॉब्लम। जेड एक्सिस। ध्यान से, अभी हमने तो आपको बताया था कि जो फलक होता है, उस फलकों में आप ध्यान से देखो इसको, यह घन है, इसको हम क्यूब बोलते हैं ना। कहता है कि यहां से देखो इस सेंटर को, इस पर ध्यान दो, ये वाली चीज, ये वाली लाइन, इसके बारे में मैं जिक्र कर रहा हूं, और ये वाली लाइन के बारे में जिक्र कर रहा हूं। देखो बाबू, कहता है कि ये वाला चीज है, कहता है कि हम इस लाइन के बारे में बात करते हैं, दिट्स कॉल्ड आध्य। इसको प्राइमिटिव्स बोलते हैं अंग्रेजी में, प्राइमिटिव्स। हमने ए बोला इसे। फिर देखो, अगर ये ऐसी संरचना है तो इसके अंदर भी तो एक लाइन गई है, बी बोलेंगे इसको, और वैसे ही एक और भी तो यहाँ पे होगा, सी होगा। ध्यान से, कहता है कि हमने माना कि यहाँ पे कोण अल्फा है, यहाँ पे कोण बीटा है, और यहाँ पे कोण गामा है। ध्यान से, क्या कहता है कि केंद्र से, किसके, घन के मिड पॉइंट से उसकी पूरी लंबाई को, एक्स अक्ष की पूरी लंबाई को ही हम ए बोलते हैं, वाई को बी बोलते हैं, जेड को सी, और इसी को ही हम आध्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आध्य बोलते हैं। अब इन आध्य की जरूरत कब पड़ती है, जब आप न्यूमेरिकल करोगे। बोलेगा कि सोडियम क्लोराइड के आध्य की लंबाई 3 × 10⁻15 है, ठीक, और उसका घनत्व तो दे देगा और आपको निकालना पड़ेगा, तो वहां पे आपको आध्य की जरूरत पड़ेगी। तो वहां पे तो स्ट्रक्चर बनाओगे नहीं, इसलिए आपको जानना जरूरी है कि क्या होती है चीजें। तो हम आपको बता देते हैं ये क्या होता है, आध्य होता है। प्राइमिटिव्स, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्राइमिटिव्स क्या होते हैं। मैक्सिमम ये आध्य की जगह प्राइमिटिव्स ही बोलता है, ठीक। एबीसी क्या है, तो आप आध्य को बोल दो एबीसी, और अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा क्या है, फलकीय कोण है। क्या भाई, फलकीय कोण है, ठीक।
अब चलो देखते हैं समलंबाक्ष में क्या होता है। समलंबाक्ष इट मींस कुछ नहीं जानना, सिर्फ एक जस्ट जानिए आप, मैं सारे को बताता हूँ, बहुत आसान है। घन को देखो, अगर घन को देखते हो तो सारी डिग्री कितने पे है, 90 डिग्री पे। सारी लाइनें कितने पे है, 90 डिग्री पे है। इनकी लंबाइयों को क्या बोलते हैं, आधे बोलते हैं। अगर ये आधे हैं तो इन देखिए इन सारी आधों की लंबाई बराबर है ना, तो क्या होगा आंसर, समलंबाक्ष में इसके भुजाओं की, भुजाओं इन द सेंस आर्क, ठीक, इसमें भुजाओं की संख्या, भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। इट मीन्स a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, मतलब a बी सी क्या होता है, बराबर होता है। फिर क्या करता है, कोण के देखते हैं, कहता है कि कोण भी आपने देखा कि इसके सारे कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसके अंतराफलकीय कोण, इसके अंतराफलकीय कोण अल्फा बीटा गामा जो है वो भी क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री। केवल प्रीव्यू करा देता हूं क्योंकि मेरे पास अब समय नहीं है थोड़ा सा, क्योंकि आप जानते हो कि टेक्निकल इश्यूज आ जाती हैं बहुत सारी। तो समलंबाक्ष में सारी लाइन लंबाइयां बराबर, सारे कोण जो होते हैं 90 डिग्री के। द्विसमलंबाक्ष में दो लाइनें बराबर, मतलब दो की लंबाई बराबर होती, एक के भिन्न कोण 90 डिग्री के होंगे। अब मैंने क्या किया कि अब इस प्रकार का शेप ले लिया। देखो आप लाइन बार बड़ी है छोटी है, ठीक, लेकिन है तो 90 डिग्री पे। इट मींस व्हाट कि इसको अगर हम शॉर्टकट लिखना बताऊंगा, शॉर्टकट में लिखूं तो a is equal to b but b does not is equal to c, but alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 डिग्री। कहता है कि विषमलंबाक्ष में क्या होता है, a does not is equal to b, b does not is equal to c, but alpha is equal to gamma is equal to 90 डिग्री। होगा ना भाई। एकंताक्ष में क्या होगा, अल्फा बीटा गामा दोनों डिफरेंट, तीनों डिफरेंट और एक कोण डिफरेंट, मतलब कि एक दो कोण होंगे 90 डिग्री का, एक 120 डिग्री का होगा। त्रिताक्ष में क्या होगा कि दो डिफरेंट होंगे, एक समान होगा, तीनों डिफरेंट। षटकोणीय में क्या होगा, सभी डिफरेंट, ठीक। और रोम्बोहेड्रल क्या होता है, तो रोम्बोहेड्रल की मिड पॉइंट की जो लाइन होती है वो सीधी सबसे बड़ी होती है, बाकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, छोटी होती हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, शेयर करें चाहे ना करें, लेकिन पढ़ लीजिएगा, ठीक। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इसका जल्दी, जैसे ही पेपर, मतलब जैसे ही इस पेपर खत्म होगा, मैं आपका PDF इस पर डाउनलोड कर दूँ। धन्यवाद।